Welcome to Daily Life Pod, your source for daily inspiration and insights. अच्छा, एक सवाल है। सुबह आंख खुलते ही मतलब बिस्तर से निकलने से भी पहले पहला काम क्या होता है? मेरा तो हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। सबका ही जाता है आजकल। हाँ, अलार्म बंद और फिर शुरू होती है वो अंधीन स्क्रॉलिंग। ये इतना अपने आप होता है कि मैं सोचता भी नहीं इस पर। और यही तो आदत की खासियत है ना? वो हमारे दिमाग का एक तरह से ऑटो पायलट मोड है। और दिलचस्प बात यह है, हमारे पास जो रिसर्च है उसके हिसाब से हमारे दिन के लगभग 45% फैसले 45%? हाँ, वो असल में फैसले होते ही नहीं, वो सिर्फ आदतें होती हैं। बाप रे, मतलब हम दिन का लगभग आधा हिस्सा एक ज़ॉम्बी मोड में गुजारते हैं। बिल्कुल। कमाल है। तो आज हम इसी अदृश्य शक्ति को मतलब आदतों को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास चार्ल्स डुहिग की मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट के कुछ बेहतरीन सारांश हैं, कुछ ब्लॉग पोस्ट्स हैं और एक बहुत ही दिलचस्प न्यूरोसाइंस का रिसर्च पेपर भी है। हाँ, तो देखते हैं कि ये सारे स्रोत मिलकर हमारे दिमाग के लिए एक यूजर मैनुअल जैसा कुछ बना पाते हैं या नहीं। और हमारा मिशन भी साफ है। हम जानना चाहते हैं कि आदतें बनती कैसे हैं, दिमाग के अंदर होता क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम अपनी बुरी आदतों के ड्राइवर की सीट पर बैठ सकते हैं या हम हमेशा पैसेंजर ही रहेंगे। बिल्कुल। चलिए इस चक्र को समझने से शुरू करते हैं। हाँ, ये हैबिट लूप, आदत का चक्र, किताब में इसका जिक्र बार बार आता है। इसके 3 हिस्से बताए गए हैं। संकेत, जिसे क्यू कहते हैं, प्रक्रिया यानी रूटीन, और पुरस्कार, रिवॉर्ड। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है। बिल्कुल। और ये सीधा साधा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग मतलब वो आलसी है। आलसी? हाँ, और ये अच्छी बात है। वो लगातार ऊर्जा बचाने के तरीके ढूंढता रहता है। जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। लेकिन जब आप उसे बार बार दोहराते हैं तो दिमाग कहता है ठीक है, ये काम जरूरी लगता है, चलो इसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं। अच्छा। और वो इस काम को दिमाग के एक पुराने ज्यादा स्वचालित हिस्से बेसल गैंग्लिया को सौंप देता है। तो नतीजा ये होता है कि दिमागी गतिविधि कम हो जाती है, ऊर्जा बचती है। बिल्कुल। तो मेरा फोन उठाना इसका एक सटीक उदाहरण हुआ। हाँ, बताइए कैसे? फोन पर नोटिफिकेशन की घंटी बजती है, ये हो गया संकेत। क्यों? मैं बिना सोचे समझे फोन उठाता हूँ, ऐप खोलता हूँ, ये हुई प्रक्रिया। और नई जानकारियां, किसी दोस्त का मैसेज देखकर जो 2 सेकंड का ध्यान भटकने वाला सुकून मिलता है, वो है पुरस्कार। वाह, एक छोटा सा लूप जो आपकी जिंदगी को आपकी इजाजत के बिना चला रहा है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक चीज गायब है। अगर सिर्फ संकेत और पुरस्कार काफी होते तो हमें हर चीज की आदत पड़ जाती। हाँ, ये भी है। इन स्रोतों के मुताबिक इस लूप को चलाने वाला असली इंजन एक चौथी चीज है। और वो क्या है? इच्छा, या कहिए लालसा, क्रेविंग। जब आपका दिमाग उस पुरस्कार की उम्मीद करने लगता है, जब उसे वो पुरस्कार चाहिए ही चाहिए, तब जाकर आदत का सीमेंट पक्का होता है। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ मतलब सिर्फ विज्ञापन देखकर इच्छा कैसे पैदा हो सकती है? अच्छा सवाल है। मैं तो दिन भर में सैकड़ों विज्ञापन देखता हूँ, पर हर चीज की आदत तो नहीं डाल लेता। इसमें जरूर कोई और बात होगी। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब पेप्सोडेंट टूथपेस्ट की कहानी में छिपा है। अच्छा। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में लोगों के लिए दांत साफ करना कोई आम बात नहीं थी। सच में? हाँ, तब क्लॉड हॉपकिंस नाम के एक विज्ञापन के जादूगर ने एक कैंपेन चलाया। उन्होंने लोगों को उनके दांतों पर जमने वाली एक पतली परत के बारे में बताया, जिसे उन्होंने फिल्म नाम दिया। बिल्कुल। ये हुआ संकेत, और पुरस्कार एक चमकदार खूबसूरत मुस्कान। लेकिन ये तो कोई भी विज्ञापन करता है। इससे वो इच्छा, वो क्रेविंग कैसे पैदा हुई? इच्छा पैदा हुई एक केमिकल से। केमिकल? हाँ। पेप्सोडेंट में सिट्रिक एसिड और मिंट ऑयल जैसे तत्व थे। इनका दांतों की सफाई से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर वो थे क्यों? वो मुंह में एक ताजगी और हल्की झंझनाहट पैदा करते थे। ओह अच्छा। लोगों को इसी एहसास की तलब होने लगी। उनका दिमाग उस झंझनाहट को सफाई के साथ जोड़ने लगा। अगर ब्रश करने के बाद उन्हें वो ताजगी महसूस नहीं होती तो उन्हें लगता कि उनके दांत साफ ही नहीं हुए। बिल्कुल। वो पुरस्कार की नहीं बल्कि पुरस्कार से जुड़े एहसास की इच्छा कर रहे थे। समझ गया। तो ये चक्र तो एक किले जैसा लगता है। संकेत, प्रक्रिया, पुरस्कार और ऊपर से इच्छा का पहला। इसे तोड़ने की कोशिश तो फिर लगभग हमेशा नाकाम ही होगी। और यहीं किताब में एक हैरान करने वाली बात लिखी है। क्या? आपको इस किले को तोड़ना ही नहीं है,
तोड़ना नहीं है। असल में आप तोड़ भी नहीं सकते। सबसे कारगर तरीका है इसे अंदर से बदलना, इसे हाईजैक कर लेना। हाईजैक कर लेना। हाँ, इसी को आदत बदलने का सुनहरा नियम यानी द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज कहा गया है। ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। नियम बहुत आसान है। आदत का संकेत मत बदलो, ठीक है। उसका पुरस्कार भी मत बदलो, बस बीच की जो प्रक्रिया है उसे बदल दो। सिर्फ प्रक्रिया को? हाँ, क्योंकि आपका दिमाग उसी पुराने संकेत पर प्रतिक्रिया दे रहा और उसे वही पुराना पुरस्कार चाहिए। आप बस उसे पुरस्कार तक पहुंचने का एक नया रास्ता दे रहे हैं। अरे, ये तो मेरी ही कहानी है। हाँ, मेरे लिए शाम के 4 बजे का समय, वो हुआ संकेत। हाँ संकेत, मतलब ऑफिस की कैंटीन जाकर समोसा या कुकीज खाना। जी ये प्रक्रिया। हाँ मुझे लगता था कि मुझे भूख लगी है, हाँ, लेकिन शायद पुरस्कार भूख मिटाना है ही नहीं। बिल्कुल। हो सकता है पुरस्कार काम से एक छोटा सा ब्रेक हो, थोड़ी सामाजिक बातचीत हो, या सिर्फ बोरियत मिटाना हो। सही। तो नियम के मुताबिक संकेत वही रहेगा, शाम के 4 बजेंगे और बोरियत होगी। पुरस्कार भी वही चाहिए, एक मेंटल ब्रेक। तो मुझे बस बीच की प्रक्रिया बदलनी है। बिल्कुल। आप कुकीज खाने के बजाय 5 मिनट के लिए टहलने जा सकते हैं या किसी सहकर्मी से जाकर बात कर सकते हैं। नतीजा वही होगा, मुझे वही पुरस्कार मिलेगा, लेकिन एक ज्यादा सेहतमंद तरीके से। एग्जैक्टली। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब लड़ाई इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से रास्ता बदलने से है। और इस रास्ते को स्थायी बनाने के लिए, मतलब पक्का करने के लिए एक और चीज चाहिए। वो क्या है? विश्वास। ये मानना कि बदलाव संभव है। इसी वजह से अल्कोहलिक्स अनोनिमस जैसे समूह इतने असरदार होते हैं। अच्छा। वो सिर्फ शराब पीने की प्रक्रिया को मीटिंग में जाने की प्रक्रिया से नहीं बदलते। वो एक ऐसा समुदाय देते हैं जहां लोग एक दूसरे को देखकर ये विश्वास करते हैं कि हाँ, मैं भी बदल सकता हूँ। और मुश्किल दिनों में यही विश्वास आपको नई प्रक्रिया पर टिकाए रखता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम प्रक्रिया को बदल सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में तो 100 आदतें हैं। मैं कहाँ से शुरू करूं? क्या सारी आदतें बराबर होती हैं या कुछ ऐसी हैं जिन्हें बदलने से ज्यादा फायदा होता है? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब है कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन हैबिट्स मतलब मुख्य आदतें? हाँ, ये वो आदतें हैं जो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। आप एक आदत को बदलते हैं और वो अपने आप आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों को भी सुधारने लगती है। अच्छा। ये छोटी छोटी जीत की तरह होती हैं जो आपको और बड़े बदलाव लाने का आत्मविश्वास देती हैं। किताब में पॉल ओनील और एल्कोआ कंपनी का उदाहरण दिया गया है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक अनोखा केस नहीं है? मतलब क्या हर कंपनी में सिर्फ कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान देने से मुनाफा 5 गुना बढ़ सकता है? ये शक जायज है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये काम क्यों करता है। जब ओनील ने कहा कि उनकी एकमात्र प्राथमिकता 0 कर्मचारी चोट होगी, हाँ, तो उन्होंने एक ऐसी आदत को चुना जिस पर कोई बहस नहीं कर सकता था। कौन कहेगा कि सुरक्षा जरूरी नहीं है? सही बात है। लेकिन इस एक लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें पूरी कंपनी को बदलना पड़ा। कैसे? सुरक्षा सुधारने के लिए उन्हें जानना था कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। इसके लिए मजदूरों को अपने मैनेजरों से बिना डरे बात करनी पड़ी, जिससे संवाद सुधरा। मैनेजरों को उन सुझावों को ऊपर तक पहुंचाना पड़ा। मतलब पूरी कम्युनिकेशन लाइन ही बदल गई। बिल्कुल। उत्पादन प्रक्रिया को और कुशल बनाना पड़ा ताकि वो सुरक्षित हो सकें। एक आदत ने कंपनी के संवाद, पदानुक्रम और कार्य कुशलता की आदतों को बदलने पर मजबूर कर दिया। और नतीजा? अल्कोआ न सिर्फ सबसे सुरक्षित कंपनी बनी, बल्कि सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में से एक भी बन गई। वाओ! तो ये एक लिवर की तरह है जिसे खींचने पर पूरी मशीनरी हिल जाती है। बिल्कुल। व्यक्तिगत स्तर पर किताब में इच्छा शक्ति, विल पावर को सबसे बड़ी कीस्टोन आदत बताया गया है। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। इच्छा शक्ति तो हमारे अंदर होती है या नहीं होती? ये कोई काम तो है नहीं जिसे हम रोज करें। इसे इस तरह देखिए, इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। एक मांसपेशी? हाँ, रिसर्च साफ दिखाती है कि दिन भर में इसका एक सीमित स्टॉक होता है। अगर आप सुबह से डाइटिंग कर रहे हैं, मिठाई को न कह रहे हैं, तो शाम तक आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी थक जाती है। तब आप किसी छोटी सी बात पर अपने पार्टनर से गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि आपका आत्मनियंत्रण खत्म हो चुका है। लेकिन मांसपेशियों को तो ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। बिल्कुल, और यही इच्छा शक्ति एक आदत बन जाती है। कैसे? स्टारबक्स इसका एक शानदार उदाहरण देता है। वो अपने कर्मचारियों को सिखाते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति की परीक्षा तब होगी जब कोई गुस्से वाला ग्राहक आएगा। उसे वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। हाँ, तो वो अपने कर्मचारियों से कहते हैं
कि वो पहले से योजना बनाएं कि ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे। जैसे वो LHETE मेथड सिखाते हैं। हाँ, लिसन, एक्नॉलेज, टेक एक्शन, थैंक एंड एक्सप्लेन। सही। इस योजना के होने से जब कोई ग्राहक चिल्लाता है तो कर्मचारी अपनी थकी हुई इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहता। वो बस अपनी ट्रेनिंग की आदत को चालू कर देता है। बिल्कुल, उसने आत्मनियंत्रण को एक सोची समझी प्रक्रिया बना दिया है, न कि एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया। तो इस तरह इच्छा शक्ति को एक आदत की तरह विकसित किया जा सकता है। हाँ, तो ये सारी मनोविज्ञान ये असल में हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ी है ना। हाँ, हमारे पास जो न्यूरोसाइंस का पेपर है वो इस पर कुछ रोशनी डालता है। हाँ, और वो एक बहुत ही आकर्षक अंतर बताता है। आदत बनना एक खास तरह की याददाश्त है जिसे प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी ये कौशल सीखने वाली मेमोरी है, जैसे साइकिल चलाना या गिटार बजाना। एक बार आप सीख गए तो आपको सोचना नहीं पड़ता है ना। हाँ, हाथ अपने आप काम करते हैं। ये दिमाग के स्ट्राइटम या बेसल गैंग्लिया हिस्से में स्टोर होती है। और ये दूसरी तरह की याददाश्त से अलग कैसे है? ये तथ्यों को याद रखने वाली सिमेंटिक मेमोरी से, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है। हाँ, या फिर व्यक्तिगत घटनाओं को याद रखने वाली एपिसोडिक मेमोरी से पूरी तरह अलग है। जैसे पिछले साल की छुट्टियों में मैं कहाँ गया था। बिल्कुल, ये दोनों तरह की याददाश्त दिमाग के एक ज्यादा विकसित हिस्से हिप्पोकैम्पस पर निर्भर करती हैं। ये अंतर इतना जरूरी क्यों है? ये जानना मतलब दिमाग हिला देने वाला है। कुछ ऐसे मरीज हैं जिनके हिप्पोकैम्पस को चोट लगने की वजह से वो कोई नई एपिसोडिक मेमोरी नहीं बना सकते। मतलब वो नई यादें नहीं बना सकते। हाँ, आप उनसे मिलें, 5 मिनट बाद कमरे से बाहर जाके वापस आए तो वो आपको पहचानेंगे नहीं। उनके लिए आप एक अजनबी हैं। ये तो बहुत दुखद है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो नई आदतें बना सकते हैं। सच में? कैसे? एक प्रयोग में एक मरीज को रोज एक पहेली दी जाती थी। वो हर रोज उसे ऐसे देखता जैसे पहली बार देख रहा हो। उसे याद ही नहीं था कि उसने ये पहेली पहले की है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उस पहेली को तेजी से और आसानी से हल करने लगा, बिना ये जाने कि वो उसे पहले कर चुका है। हाँ, उसका प्रोसीजरल मेमोरी वाला दिमाग सीख रहा था, भले ही उसके सचेत दिमाग को इसकी कोई खबर नहीं थी। ये तो कमाल है। इसका मतलब हमारा एक हिस्सा हमारी जानकारी के बिना ही सीख रहा है और काम कर रहा है। कंपनियां जरूर हमारे इस ऑटो पायलट दिमाग से बात करने की कोशिश करती होंगी, है ना? वो सिर्फ कोशिश नहीं करती, उन्होंने इसे एक विज्ञान बना दिया है। टारगेट स्टोर की कहानी? हाँ, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। उनके डेटा वैज्ञानिकों ने पाया कि लोग अपनी खरीदारी की आदतें तब बदलते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई बड़ा भूचाल आता है, जैसे शादी, तलाक, नया घर या बच्चा होना। इन मौकों पर पुरानी आदतें टूट जाती हैं और नई आदतें बनाने की जगह बन जाती है। और उन्होंने गर्भवती महिलाओं को अपना निशाना बनाया। बिल्कुल, उन्होंने डेटा का विश्लेषण करके एक प्रेगनेंसी प्रिडिक्शन स्कोर बनाया। वो सिर्फ खरीदारी की आदतों से बता सकते थे। हाँ, जैसे अगर कोई महिला अचानक से बिना खुशबू वाला लोशन, जिंक सप्लीमेंट्स और रुई के गोले खरीदने लगे तो उनका मॉडल उसे पहचान लेता। ये तो डरावना है। मतलब एक स्टोर मेरे लोशन खरीदने के तरीके से मेरे बारे में इतना कुछ जान सकता है। और एक बार जब मॉडल उन्हें पहचान लेता तो टारगेट उन्हें बच्चे से जुड़े सामान के लिए कूपन भेजना शुरू कर देता, ताकि वो उस महिला के किराने का सामान खरीदने की आदत को हमेशा के लिए अपनी तरफ खींच लें। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आदत का विज्ञान अरबों डॉलर का उद्योग है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ऐसा लगता है कि आदतें हमारी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, जो बैकग्राउंड में चुपचाप चलती रहती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ यूजर नहीं है, हम प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। बिल्कुल, हम उनके गुलाम नहीं हैं। अगर हम उनके चक्र को समझें, संकेत, प्रक्रिया, पुरस्कार और इच्छा, और फिर सुनहरे नियम का इस्तेमाल करें, तो हम अपनी पुरानी आदतों को नई और बेहतर आदतों से बदल सकते हैं। हाँ, तो अगर कोई श्रोता अपनी किसी आदत को बदलना चाहता है तो उसके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? उनके लिए आदत बदलने का एक 4 स्टेप का सीधा साधा तरीका है। बताइए। 1, अपनी प्रक्रिया को पहचानें। वो कौन सा काम है जिसे आप बदलना चाहते हैं? मान लीजिए चॉकलेट खाना। 2, पुरस्कार के साथ प्रयोग करें। पता लगाएं कि आपको असल में क्या चाहिए। अगले कुछ दिन जब चॉकलेट खाने की इच्छा हो तो कुछ और करके देखें, जैसे टहलने जाएं या किसी से बात करें। हाँ, देखें कि किस चीज से इच्छा शांत होती है। क्या आपको असल में चॉकलेट चाहिए या सिर्फ बोरियत से छुटकारा? 3, संकेत को पहचानें। जब इच्छा होती है तो 5 चीजों पर ध्यान दें। आप कहाँ हैं? समय क्या है? आपका भावनात्मक हाल कैसा है? आसपास कौन है? और आपने ठीक इससे पहले क्या किया था? इससे पैटर्न दिखने लगेगा। बिल्कुल। और 4, एक योजना बनाएं। एक बार जब आपको अपना संकेत,
प्रक्रिया और पुरस्कार पता चल जाए तो एक साफ योजना बनाएं। जैसे जब शाम के 4 बजेंगे संकेत, तो मैं अपनी कुर्सी से उठकर अपने दोस्त की डेस्क पे जाऊंगा और 5 मिनट बात करूंगा। नई प्रक्रिया, ताकि मुझे एक मेंटल ब्रेक मिल सके। पुरस्कार, एक वो बहुत ही ठोस और करने लायक योजना है। चलिए इसे एक ऐसे सवाल पर खत्म करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। जरूर। हमने देखा कि आदतें दिमाग के एक ऐसे हिस्से में बनती हैं जो हमारी सचेत याददाश्त से अलग हैं। अब कल्पना कीजिए कि 20 साल बाद तकनीक इतनी उन्नत हो जाती है कि हम अच्छी आदतें, जैसे रोज जिम जाना, सीधे दिमाग के प्रोसीजरल मेमोरी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और बुरी आदतें डिलीट कर सकते हैं। हाँ, अगर हम बिना मेहनत और संघर्ष के एक बटन दबाकर खुद को बदल सकें तो क्या इसका हमारी पहचान और हमारी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल पर कोई असर पड़ेगा? क्या वो आप तब भी आप ही रहेंगे? ये सोचने वाली बात है।